नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्रॉनिक पेनी मॉडल। ये क्रॉनिक पेनी मॉडल की ज़रूरत क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये क्यों दिया गया था, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का क्या अजम्पशंस था कि मेटल के अंदर, मान लीजिए मेटल है, इसको मैं एक 3 डायमेंशनल बॉक्स जैसा बनाता हूँ और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, ओके, इन एनी डायरेक्शन। और उसका जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट द बॉक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। V है तो वो V ही होगा, इट वॉन्ट चेंज। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन वो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को अच्छे से नहीं बता पाई। ठीक है, तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हुई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया ब्लॉश ने। उन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन का थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर, थ्रू आउट द मेटल, वो कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि वो पीरियोडिकली वेरी करता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये आपके एटम्स हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल होगा तो उसके एटम्स इस तरह से होंगे। तो ब्लॉश ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको पीरियोडिक पोटेंशियल फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बाद आए क्रॉनिक एंड पेनी। तो क्रॉनिक एंड पेनी ने बताया, इसको थोड़ा सा और क्लियर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जहां पर एटम होता है वहां पर जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। एटम से जब डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है तो वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर एटम है, ये एटम है, ठीक है, तो जहाँ पर एटम है वहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, एटम से दूर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, फिर एटम के पास पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल है। मतलब जो बात हुई थी कि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने कहा था वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, बल्कि वो वेरी करता है। ये ब्लॉश ने बताया कि वेरी करता है। और क्रॉनिक और पेनी ने एक ऐसा मॉडल दिया, उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको 1 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 डायमेंशनल है और ये जो है स्क्वायर वेल है, ये पोटेंशियल वेल है। ठीक है, इसमें यहां पर पोटेंशियल कितना है, तो फॉर एग्जांपल पोटेंशियल 0 है, और यहां पर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल मैक्सिमम है। और फिर इस मॉडल की हेल्प से उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टी को क्लियरली डिफाइन करके बताया। जैसे जो बैंड स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है। तो वो क्यों होती है, वो कहाँ से आई। ठीक है, तो ये क्लियरली किसने बताया, क्रॉनिक पेनी मॉडल ने बताया। ठीक है, जो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, उनके भी बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आज हम क्रॉनिक पेनी मॉडल पढ़ने वाले हैं और ये सब समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एटम्स हैं, और जहाँ पर एटम्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा, और एटम्स से दूर 2 एटम के बीच में पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और ये जो है यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, और एटम के नजदीक कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको पोटेंशियल फंक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, अब क्रॉनिक पेनी मॉडल ने उन्होंने इसको स्क्वायर वेल पोटेंशियल 1 डायमेंशनल बॉक्स बताया। और क्रॉनिक पेनी ने इसको कैसे डिफाइन किया, पीरियोडिक 1 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो चलिए अब इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर लोकेशन हमने 0 लिया, तो ये जो पोटेंशियल वेल है, ये इसका विड्थ है, वो कितना है, 0 से a, यानी ये विड्थ कितना है, ये विड्थ है a। उसके बाद एक पोटेंशियल बैरियर आता है। ठीक है, तो इसका विड्थ कितना है, b, यहां से यहां तक कितना है, b, तो ये 0 है, तो ये हो जाएगा -b, क्योंकि इसका विड्थ कितना है, b, और इसका हाइट कितना है, तो पोटेंशियल v इक्वल्स टू v0। ठीक है, और ऊपर की तरफ पोटेंशियल बढ़ता है। ओके,
तो अब अकॉर्डिंग टू ब्लॉश ये जो पोटेंशियल है वो कैसा है, पीरियोडिक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या बताता है, पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और ये आपको एज इट इज याद रखना है। ओके, अब हम यहाँ पर दो रीजन दे देते हैं। एक रीजन तो क्या है, जहां पर v इक्वल टू 0 रीजन 1, और जहां पर v इक्वल टू v0 है उसको हम रीजन 2 बोलेंगे। ठीक है, और 1 और 2 के लिए हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब वैल्यू 0 to a है, ठीक है, तो v कितना है उस जगह पे 0। तो ये जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसमें हम v की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। और रीजन 2 में v इक्वल, और रीजन 2 में v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v0। तो फिर हमको यहाँ पे v0 रखना है। तो जब हम v0 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब रीजन 2 देखोगे आप तो -b से 0 के बीच में। ठीक है, वहां पर v इक्वल टू v0 है, तो आपने v की जगह v0 रख दिया। जो इक्वेशन नंबर था, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, उसमें v की जगह v0 रख दिया। ओके, अब इतना जो पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पार्ट यहां पर था रीजन 1 के लिए, इस पार्ट को 2mℏ²e, इसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास दो इक्वेशन आ गई, अल्फा स्क्वायर 2meℏ² और बीटा स्क्वायर -2mℏ² माइनस v0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। ओके, चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वो इक्वेशन में, जब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d² साइड dx² प्लस अल्फा, इसके जगह हमने क्या रख दिया, अल्फा स्क्वायर। और यहां पर हमने क्या रख दिया, इसकी जगह बीटा। तो यहां पे देखिए ये आ जाएगा माइनस बीटा साइन। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये और ये वैल्यू हमने मान ली और हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 और 2 में। तो हमारा आ गया इक्वेशन 3 और 4। फिर से हम ब्लॉश थ्योरम लेंगे। तो ये ब्लॉश थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें ये वेव फंक्शन का वैल्यू कितना है, ये। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। पहले सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से हमने डिफरेंशिएट किया इसको, और फिर एक बार और फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहेगा, तो ये d2 ψ/dx² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो नोट्स में आपको दिखा रहा हूं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको और आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से पूरे में से e⁻ik⁴ कॉमन ले लीजिए। ये आपने कॉमन ले लिया, इसमें से पूरे में कॉमन ले लिया, ये और ये प्लस हो जाएंगे, तो ये 2ik, ये पूरा हो जाएगा पोर्शन। यहाँ पे ik² है, तो i का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस i²। आप जानते हैं कि माइनस होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, uk² और ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये और ये एक तरफ आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन 6 है और इक्वेशन 5 का वैल्यू है, यानी साई का वैल्यू और d2 ψ/dx² का वैल्यू, ये हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे। इसका वैल्यू ये रहा, आपने डबल डेरिवेटिव करके निकाला, और इसका वैल्यू जो है ये रहा। तो चलिए हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो आप eik, यहाँ पे भी eik(x) है और यहाँ पे भी eik(x) है, उसको कॉमन निकाल के, इधर 0 है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका रिजल्टेंट इक्वेशन जो आएगा ये आएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन, तो ये अल्फा की टर्म में है। वैसे ही आप जब इसका वैल्यू, इक्वेशन 6 का वैल्यू और इक्वेशन 5 का वैल्यू इक्वेशन 4 में रखोगे तो बीटा के फॉर्म में भी आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो वो कैसा आएगा, इसको हमने इक्वेशन 7 दिया है, और यहाँ पर जो बीटा के फॉर्म में इक्वेशन आएगा उसको हमने इक्वेशन 8 दे दिया। ये आ गया इक्वेशन 8। अब 7 और 8 से जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, कि भाई फॉर रीजन 1 इक्वेशन ये रहेगा और फॉर रीजन 2 ये इक्वेशन रहेगा, और इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आपको आराम से 1-2 बार लिखने पे याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है,
चलिए अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन में U1 जो रीजन 1 के लिए, U2 जो रीजन 2 के लिए है। ठीक है, 1 और 2 रीजन जो मैंने आपको बताया था, कहाँ है रीजन 1 और 2? ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। तो यहाँ पे U1 और यहाँ पे U2 और ये दोनों के बीच की बाउंड्री। ठीक है, तो उस केस में जो आपने कांस्टेंट A B C D लिए हैं, ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा जब आप x की जगह सब जगह 0 रखोगे। ठीक है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऑन सॉल्विंग दिस ऑल इक्वेशंस, इस इक्वेशन को सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, p साई अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए, जहां पर p का वैल्यू क्या है, p इक्वल टू एम वी जीरो बी ए और एच स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो वी आर नॉट गोइंग टू द लॉन्ग कैलकुलेशंस बिकॉज आपके पास जो एग्जाम में टाइम होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ओके, अब चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कीजिए कॉस अल्फा ए। तो कॉस अल्फा ए को जब आप ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, ठीक है, ये इस तरह का वेव आएगा। ओके, जब आप साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए को ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, ये एक ऐसा फंक्शन आएगा। ठीक है, अब ये दोनों को मिला के जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, ये वाला वेव फॉर्म आएगा। ठीक है, अब आप हो सकता है आपके पास एग्जाम में कम टाइम हो तो इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने बस इतना बताया है यहाँ पे कि ये जो है ये वेव फॉर्म है, ये जो है ये वेव फॉर्म है और दोनों का रिजल्टेंट ये वेव फॉर्म है। तो अब ये वेव फॉर्म आपको क्या बताता है, ठीक है, एक चीज हमको खास समझ लेना है कि जो कॉस का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 तक। ठीक है, ओके, कॉस का वैल्यू -1 से +1 तक रहता है। और ये जो है हमारा वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म की कितनी सारी वैल्यूज है, वेव फॉर्म की बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन हम सिर्फ वही वैल्यू कंसिडर करेंगे जो +1 से -1 के बीच में होगी। तो ये देखिए ये वेव फॉर्म निकल रहा है और +1 से ये -1 से +1। ठीक है, तो इतनी वैल्यू है और फिर उसके बाद -1 से ज्यादा वैल्यू हो गई और उसके बाद फिर अंदर आ गई, तो ये यहां से यहां तक और फिर ज्यादा हुई। तो हमको कौन सा पार्ट लेना है, सिर्फ यहां से यहां तक का। क्यों, और यहां से यहां तक का, मतलब -1 से +1 के बीच में जो पार्ट आएगा वही लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि ये जो है यही वह अलाउड स्टेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये फॉरबिडन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या फॉर्म हो गए, बैंड फॉर्म हो गए। ठीक है, ये इतने सारे, ये जो है ये आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सारे बैंड्स हैं और उनके बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है ये फॉरबिडन बैंड गैप है। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉनिक पेनी ने ये बताया कि बैंड गैप कैसे फॉर्म होती है, सॉलिड में बैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का आता है तो आप यहां तक लिख कर रुक सकते हो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स का आता है तो फिर आपको थोड़ा सा और इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वो इक्वेशन है जो अभी आपने निकाली। ठीक है, और इसमें p का वैल्यू ये है। अब हम इसमें 2 केसेस लेते हैं। ठीक है, पहला केस क्या, जब v इक्वल टू 0 है, v0 इक्वल टू 0 है। v0 इक्वल टू 0 मतलब क्या कि यहां पर देखिए, यहां पर v इक्वल टू v0। अब अगर v0 ही 0 हो जाए इसका मतलब ये होगा कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम ऐसी कंडीशन स्टडी करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए कोई पोटेंशियल बैरियर है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, v 0 हो जाएगा और p 0 हो जाएगा, v 0 तो p 0। ठीक है, और v 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू k। ठीक है, a से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू ये जो हमने माना था वो, और k का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 2π/λ। ठीक है, यहां से आपको e का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, e का वैल्यू ये सारा जो है इस तरफ आएगा और इस तरह से जब आप, और ये जो h है h क्रॉस का वैल्यू कितना होता है, h/2π। तो यहाँ पे h क्रॉस का वैल्यू h/2π रखेंगे आप और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा, h² 2m²। अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना पुट करना है आपको, h/mv। ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है, ये आपने जरूर पढ़ी होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे जो ई आया है वहाँ पे आप लैम्डा का वैल्यू जब पुट करते हो, ठीक है, ये वाला लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो और फिर जब कैंसिल करते हो तो आपका ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 mv², ठीक है। और इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है p कितना होता है, mv होता है, ठीक है। तो E कितना आ जाएगा p²/2m। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv² क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, मूविंग होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो कंडीशन है किसकी कंडीशन बताती है, कंडक्टर की कंडीशन बताती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आई। अब हम केस 2 स्टडी करते हैं, ठीक है। अब केस 2 में हमने क्या लिया, जो P था, ये जो P था इसको हम ले रहे हैं इनफाइनाइट। तो हमारा V भी कितना हो जाएगा, V भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस केस में अपना साइन अल्फा ए हो जाएगा 0। अब हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, n पाई, ठीक है। तो चलिए n इंटीजर है, n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए और अल्फा का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमने जो माना था वो आपको पता ही है, इतना होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, ई का वैल्यू निकालना, h×2m उधर चला गया, h का वैल्यू आपको पता है h× का कितना होता है, h/2 पाई, वो यहाँ पे रख दिया। और फिर जब इसको सब कैंसिल आउट किया आपने तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, n² h² 8ma², ठीक है। तो ये कंडीशन कब की है, V0 इक्वल टू इन्फाइनाइट, मतलब ये जो पोटेंशियल वेल है यहाँ पे जो ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर है, उसका हाइट कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन मोशन कर पाएगा क्या, उस केस में इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर पाएगा। और वो जो केस है वो किसका है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे, ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो कंडीशन है वो किसकी होगी, इंसुलेटर की कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्रोनिक पेनी मॉडल की हेल्प से हमको बैंड्स इन सॉलिड समझ में आया और इंसुलेटर और कंडक्टर का बिहेवियर समझ में आया, ठीक है। तो ये था अपना क्रोनिक पेनी मॉडल। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।